वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं तुगलक वंश के बारे में। तुगलक वंश का क्या शासनकाल रहा और कौन से हिस्से पर या भारत के कितने हिस्से पर इनका क्षेत्र विस्तार या साम्राज्य विस्तार रहा, उस सारी चीज़ें हम आज इसके बारे में पढ़ेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, हम फिरोज़ तुगलक के बारे में पढ़ेंगे और अन्य किस प्रकार से तैमूर लंग का जो आक्रमण रहेगा वो किस प्रकार से न केवल तुगलक वंश के लिए समाप्ति का कारण रहेगा बल्कि पूरी सल्तनत के आपको पतन के चिन्ह वहीं पे दिखाई देना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम तुगलक वंश के बारे में आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले जो है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यूजीसी नेट दिसंबर 2025 को हम टारगेट लेकर आगे बढ़ रहे हैं। तो इसके अंतर्गत हमने मध्यकालीन भारत को शुरू किया है। मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हमने कुछ चीज़ें अभी तक डिस्कस कर ली है। अगर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि मध्यकालीन भारत को अगर कुछ बिंदुओं में बांटा जाए तो सबसे पहले पूर्व मध्यकाल, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सल्तनत काल और फिर आपको देखने को मिलेगा मुगल वंश। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो पूर्व मध्यकाल में आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। सल्तनत में बात की जाए तो गुलाम वंश, खिलजी वंश और अब जो है ये दोनों वंश मैं डिस्कस कर चुका हूँ और आज जो है मैं डिस्कस करने वाला हूँ तुगलक वंश के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सैयदों के बारे में, फिर उसके बाद लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे, पानीपत का युद्ध पढ़ेंगे और कुछ क्षेत्रीय राज्य जो आपको आज देखने को मिलेंगे जो तुगलक वंश से ही टूटकर अलग होंगे। जैसे आपको देखने को मिलेगा सबसे पहले मदुरई देखने को मिलेगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा विजयनगर साम्राज्य, उसके बाद बहमनी। तो वो सारी चीज़ें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कैसे छोटे छोटे राज्यों का उदय होना शुरू होता है, कैसे जौनपुर बनेगा, वो सारी चीज़ें आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना समय गवाए और देखते हैं तुगलक वंश के बारे में कौन कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे यूजीसी नेट के लिए महत्वपूर्ण है। तो तुगलक वंश की बात की जाए तो 1320 से लेकर 1414 तक इस वंश ने शासन किया। खैर 1320 से लेकर 1388 तक जो योग्य शासक रहे या कुछ शासक ऐसे जिन्होंने लोक कल्याणकारी कार्य किए, तो वो मेनली जो है 1388 तक आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन उसके बाद 88 से लेकर 1414 तक आपको ऐसे शासक देखने को मिलेंगे जो केवल कुछ वर्षों के लिए बैठते हैं या मात्र महीनों के लिए बैठते हैं और उनके समय में धीरे धीरे सल्तनत जो है सल्तनत या कहे सल्तनत में जो तुगलक वंश बैठा उसका आपको पतन होता हुआ दिखाई देगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत पर लगभग 94 वर्ष तक शासन किया। आपको अगर शासकों की बात की जाए तो गयासुद्दीन तुगलक 1320 से लेकर 1325 आपको देखने को मिलेगा इस वंश का संस्थापक। उसके बाद आएगा मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 तक। फिर आएगा फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक में अगर बात की जाए इसके शासनकाल की तो 1351 से लेकर 1388 ईस्वी तक। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 में बैठा। फिर आएगा अबू बकर शाह, उसके बाद नासरुद्दीन महमूद शाह जो अंतिम शासक रहेगा। खैर अबू बकर शाह जो था इसके बाद भी आपको कुछ शासक देखने को मिलेंगे लेकिन वो इतने आवश्यक नहीं है हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनको हम स्किप करते हुए चलेंगे क्योंकि यूजीसी नेट का सिलेबस ऐसा तो नहीं है कि बहुत थोड़ा सा है, हमें अथाह सिलेबस कंप्लीट करना है और उसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ शासक अगर छूट भी जाते हैं तो हमें उनके लिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि जितने भी शासक मैंने आपके साथ इस पीडीएफ में शेयर किए हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है, मतलब आपकी आवश्यकता से काफ़ी अधिक है। तो आपको ध्यान इस प्रकार से रखना है कि जो शासक मैं डिस्कस कर रहा हूँ वही आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और उससे भी ज़्यादा मैं आपके साथ वैसे भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं एक एक करके तुगलक वंश के शासकों के बारे में। 1414 ईस्वी में खिजिर खान ने तुगलक वंश को समाप्त कर सैयद वंश की स्थापना की थी। फिर आते हैं सबसे पहले शासक के बारे में और वो रहेगा गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक की बात की जाए तो 1320 से लेकर 1325 तक इसका शासनकाल रहा। महज 5 वर्षों का इसका शासनकाल था लेकिन काफ़ी महत्वाकांक्षी शासक था और काफ़ी कुछ आपको साम्राज्य विस्तार करता हुआ दिखाई देगा, राजस्व में सुधार करता हुआ दिखाई देगा और काफ़ी जो है इसने सार्वजनिक कार्य भी किए थे। तो देखते हैं एक एक करके इसके महत्वपूर्ण क्या उपलब्धियां रही उनके बारे में थोड़ी चीज़ें हम जानने का प्रयत्न करेंगे यहाँ पे। तो गयासुद्दीन तुगलक ने 1320 ईस्वी में खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन मुबारक शाह की हत्या की। तो नासरुद्दीन मुबारक शाह यहाँ पे नहीं होगा बल्कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खुसरो खान। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा खुसरो खान। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात की जाए तो पूर्व पद यानी कि जब दिल्ली का सुल्तान बना उससे पहले ये क्या करता था, तो मुबारक खिलजी के समय में ये एक शक्तिशाली गवर्नर था। और कहाँ का गवर्नर था, तो दीपालपुर का गवर्नर था। तो ध्यान रखिएगा कि जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था सल्तनत का, वहाँ का ये गवर्नर था। असली नाम की अगर बात की जाए तो गाजी मलिक था।
तुगलक वंश का संस्थापक था। राजधानी इसने जो है दिल्ली स्थापित की थी। खैर वो तो आपने देखा कि किस प्रकार से आईटीएम के समय में ही दिल्ली राजधानी स्थापित हो चुकी थी, लेकिन यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में देखते हैं। हालांकि पीडीएफ में बहुत कम चीज़ें आपको मेंशन की गई है, मैं आपके साथ जो है हैंड रिटन नोट्स खुद आपको डिक्टेट करके बनवाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जो गयासुद्दीन तुगलक है उसकी उपलब्धियों के बारे में, साम्राज्य विस्तार किस प्रकार से करता है। तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि किसी भी राजा को जब हम पढ़ेंगे तो कुछ आयामों में पढ़ेंगे। पहला राजनीतिक आयाम होगा, दूसरा प्रशासनिक आयाम होगा, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा आर्थिक आयाम। आर्थिक आयाम के बाद अगर बात की जाए सामाजिक आयाम, समाज के लिए क्या कार्य किया उसने, धार्मिक आयाम, और फिर अंततः आपको देखने को मिलेगा कि क्या कोई नवाचार का कार्य किया था उसने, क्या उसके समय में कुछ नवाचार संबंधी कार्य हुए थे, या कुछ इस प्रकार के कार्य नवाचार से संबंधित जिसके लिए उसने इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया, या उस नवाचार का जो है इतिहास में बड़े लेवल पर प्रभाव छोड़ा इतिहास पे। तो इस प्रकार की चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक उपलब्धियों की, और राजनीतिक उपलब्धियों में भी सबसे पहले बात करेंगे साम्राज्य विस्तार की। अगर साम्राज्य विस्तार में बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि 1321 में इसने वारंगल पर आक्रमण करवाया। वारंगल तेलंगाना वाला क्षेत्र है। अगर भारत में बात की जाए तो आपको तेलंगाना वाला क्षेत्र, यहाँ जैसे आपको वारंगल देखने को मिलेगा। तो वारंगल का जो शासक था, शासक का नाम था रुद्रदेव। तो रुद्रदेव पर आक्रमण करवाया था, और जो इसका सेनापति था इस अभियान का वो था कौन, तो वो था जौना खान। जो इसका पुत्र था जौना खान, उसने आक्रमण किया था, लेकिन जौना खान जो है इस पहले अभियान में असफल रहता है। फिर दूसरा वारंगल पर ही अभियान करेगा, और वो करेगा 1322 1323 में, और इस अभियान में जौना खान जो है सफल रहता है, और जो वारंगल है उसका नाम चेंज करके वारंगल का नाम बदलकर हो जाता है सुल्तानपुर। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा जो है इसका साम्राज्य विस्तार रहा। दूसरा जो साम्राज्य विस्तार रहा वो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि भारत की बात, और यहाँ पे वारंगल हमने देख लिया। वारंगल में साम्राज्य विस्तार और किसके द्वारा किया गया, तो जौना खान जो इसका पुत्र था। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जाजनगर, यानी कि उड़ीसा वाले क्षेत्र में आपको साम्राज्य विस्तार देखने को मिलेगा। तो उड़ीसा में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा ये जौना खान ही यहाँ पे अभियान करेगा। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यहाँ का शासक जो होगा उसका नाम होगा भानुदेव द्वितीय। तो भानुदेव द्वितीय को हराकर जो है वो जाजनगर पर क्या करेगा, अपनी सत्ता स्थापित करेगा। इसी क्रम में आपको देखने को मिलेगा कि बंगाल पर कौन आक्रमण करेगा। अभी तक तो जौना खान जो सेनापति है किसका, सेनापति आपको देखने को मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक का, लेकिन अब खुद गयासुद्दीन तुगलक जो है बंगाल वाले क्षेत्र में, बंगाल जिसमें तत्कालीन बांग्लादेश, जो वर्तमान में बांग्लादेश है, तत्कालीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा और जितना भी असम वाला क्षेत्र था वो बंगाल प्रोविंस के अंतर्गत ही आता था। तो वो सारी चीज़ें, वो सारे क्षेत्र को जो है बंगाल के नाम से जाना जाता था। तो बंगाल पर आक्रमण कौन करेगा, बंगाल एंड तिरहुत वाले क्षेत्र पे कौन आक्रमण करेगा, तो खुद गयासुद्दीन तुगलक जो है यहाँ पर आक्रमण करता हुआ दिखाई देता है। और ये डेट कब की थी, तो 1325 में इसने जो है बंगाल पर आक्रमण किया था। बंगाल में विजय के पश्चात ये क्या करता है, इस तरफ जो उत्तरी बिहार था, उत्तरी बिहार पर आक्रमण करेगा। उत्तरी बिहार प्लस मिथिला वाला जो क्षेत्र है उस पर विजय प्राप्ति करेगा और वापिस जो है दिल्ली की ओर बढ़ेगा। लेकिन खैर दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता, और क्या कारण थे इसके वो आगे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन साम्राज्य विस्तार संबंधित इतनी चीज़ें जो महत्वपूर्ण हो सकती थी गयासुद्दीन तुगलक से, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके अन्य सुधारों के बारे में। अन्य सुधारों में अगर बात की जाए तो अन्य सुधारों में आपको देखने को मिलेगा आर्थिक सुधार। और आर्थिक सुधार किस प्रकार के, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे कि जो अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधार किए थे उसके बाद धीरे धीरे अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी, और यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक उसे कंट्रोल करने का प्रयास करता है। तो गयासुद्दीन तुगलक ने क्या किया था, इसने सबसे पहले क्या किया था, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो अमीरों और जनता को प्रोत्साहित करने के लिए
उनके हितों में कार्य करने लगा, हितों में कार्य करने लगा। परंतु यहाँ पे अपवाद रहेंगे हिंदू, क्योंकि जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो गयासुद्दीन तुगलक है इसने उपाधि लिया गाजी मलिक की, गाजी की उपाधि लिया। तो गाजी का अर्थ ही होता है काफिरों का वध, काफिरों का हत्याकर्ता। और अगर यहाँ पे बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि जो गयासुद्दीन तुगलक है ये हिंदुओं के विरोध में है, हिंदुओं के विरोध में। और गाजी होते कौन है, ये काफिर कौन होते हैं, तो काफिर आपको पता चलेगा कि जो गैर मुस्लिम होते हैं और किसी प्रकार से मुस्लिम धर्म को हानि पहुंचा सकते हैं, ऐसी कोई संभावना होती है तो उन्हें जो है काफिर माना जाता है। तो इस प्रकार से आपको ये देखने को मिलेगा कि हिंदुओं को छोड़कर ये अमीरों तथा मुस्लिम जनता को प्रोत्साहित करने का पूरा प्रयास करता है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इसका जो कर रहेगा वो 1/10 या 1/11 से अधिक नहीं रहेगा, से अधिक नहीं। इसका क्या अर्थ हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 100 रुपये कमा रहा है तो वो या तो 10 रुपये देगा या 9 रुपये देगा, बाकी 91 या 90 रुपये जो है वो अपने पास रखेगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये इसके कुछ जो है आर्थिक सुधार रहे थे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा सार्वजनिक कार्यों में बात करते हैं। अब इसके समाज के लिए इसने क्या किया, तो समाज में आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा कि इसने काफ़ी कल्याणकारी कार्य भी किए थे। ये पहला शासक आपको देखने को मिलेगा जिसने नहरें खुदवाई थी, ये पहला शासक था। उसके बाद अगर आगे बात की जाए तो आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा कि बागों का निर्माण करवाया। इसके अलावा इसने राजकीय ऋण वसूल करने के लिए जो है शारीरिक यातनाओं के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी कि राजकीय कर जो व्यक्ति नहीं दे पा रहा है उसे शारीरिक यातनाएं, यानी कि शरीर से संबंधित पीड़ाएं नहीं दी जा सकती, तो इस पे प्रतिबंध लगा दिया था इसने। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि अपवाद हमेशा हिंदू रहेंगे क्योंकि हिंदुओं के ये विरोधी था। उसके बाद बात करते हैं धर्म में। तो अगर धर्म में बात की जाए तो ये क्या था, धार्मिक असहिष्णु व्यक्ति था, धार्मिक असहिष्णु व्यक्ति था। क्यों, क्योंकि ये जो है मुस्लिमों से संबंधित और हिंदुओं के विरोधी नीति अपनाता है, हिंदू विरोधी नीति अपनाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि धार्मिक भेदभाव की नीति इसने अपनाई थी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर समाज जो कल्याणकारी कार्य में देखा जाए तो तुगलकाबाद, खैर इस चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे इसके कला एवं संस्कृति वाले क्षेत्र में। तो कला एंड संस्कृति में इसने क्या कार्य किए, तो इसने जो है आपको देखने को मिलेगा कि तुगलकाबाद का निर्माण करवाया। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा 56 कोट किला, 56 कोट किला जो बना है किसमें, तो रोमन शैली में बना है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। इतनी कुछ चीज़ें इससे संबंधित थी, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब वापिस आते हैं उसी घटना पर जो मैंने कहा था कि ये जब बंगाल और तिरहुत की विजय के बाद बिहार को जीता है तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो है वापिस लौट रहा होता है दिल्ली की ओर। दिल्ली क्योंकि इसकी राजधानी थी तो दिल्ली लौट रहा होता है और यहाँ पे इसके स्वागत के लिए खड़ा होता है इसका अपना पुत्र जिसका नाम था जौना खान। और ये जब वापिस लौट रहा था तो यहाँ अफगानपुर नामक जो स्थान था दिल्ली के पास ही, यहाँ पे आपको जौना खान इसका इंतजार करते हुए दिखाई देगा। और यहाँ पे गयासुद्दीन तुगलक अपने पुत्र महमूद खान के साथ लौट रहा था। लेकिन माना जाता है कि यहाँ पे जौना खान ने इसके स्वागत के लिए जो है लकड़ी का महल बनवाया था और लकड़ी का महल जो है गिर के जो लकड़ी का महल जौना खान ने बनवाया था वो इसके ऊपर गिर जाता है गयासुद्दीन तुगलक और महमूद खान के ऊपर, और इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। कारण कुछ लोग बताते हैं कि जौना खान क्योंकि शासक बनना चाहता था, जौना खान की महत्वाकांक्षा काफ़ी बड़ी थी इसलिए उसने अपने पिता की हत्या कर दी। दूसरा कहा जाता है कि हाथियों की भगदड़ के कारण जो है लकड़ी का झोंपड़ा या जो भी लकड़ी का जो कैंप लगाया हुआ था वो गिरकर इन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और तीसरा माना जाता है निजामुद्दीन औलिया से संबंधित,
निजामुद्दीन औलिया की अगर बात की जाए तो एक सूफी संत थे और लेकिन गयासुद्दीन तुगलक इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल विजय के बाद जो है एक ऑर्डर जारी करवाया और निजामुद्दीन औलिया से कहा कि भाई तुम जो है दिल्ली छोड़कर या सल्तनत छोड़कर बाहर चले जाओ। तो इस पे जो निजामुद्दीन औलिया थे उन्होंने आंसर दिया था, हुनूज दिल्ली दुरुस्त, कि दिल्ली अभी दूर है जनाब, आप आइए तो सही। तो लेकिन अभी दिल्ली तक पहुंचता नहीं है, अफगानपुर में ही था और वहीं पे इसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी माना जाता है कि निजामुद्दीन औलिया की भविष्यवाणी के कारण शायद ऐसा हुआ होगा या कुछ श्राप दिया होगा, इस प्रकार की चीज़ें भी। लेकिन खैर जो भी रहा हो, इस प्रकार की जो है आपको विवाद इसकी मृत्यु से संबंधित देखने को मिलेंगे। राजनीतिक हत्या भी मानी जा सकती है या संयोगवश हुई हत्या भी हो सकती है या मृत्यु भी हो सकती है। तो इस प्रकार से आपको गयासुद्दीन तुगलक का अंत होता हुआ दिखाई देगा। बंगाल अभियान से लौटते समय 1325 ईस्वी में दिल्ली के पास एक मंडप गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। इतिहासकारों का मानना है कि उसके पुत्र मोहम्मद बिन तुगलक ने साजिश के तहत यह दुर्घटना करवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक वही जौना खान जिसकी मैं आपके साथ बात कर चुका हूँ। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास तुगलकाबाद किला बनवाया और शहर तुगलकाबाद की नींव रखी थी। तो ये जो है आपको देखने को मिलेगा गयासुद्दीन तुगलक से संबंधित सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखते हैं हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का या भारत का एक ऐसा शासक शायद जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, या कहे वो व्यक्ति कुछ अधिक प्रकार की या कुछ जो है कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों का मिश्रण था। कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों का कैसा मिश्रण? एक्चुअल में आपको देखने को मिलेगा कि विद्या ददाति विनयम, कुछ इस प्रकार की संस्कृत की फ्रेज आपको देखने को मिलती है कि जो व्यक्ति विद्या ग्रहण कर लेता है वो धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा कि उसमें धीरज डेवलप हो जाता है, उसमें विनय आ जाता है या वो बहुत ज़्यादा सुशील व्यक्ति हो जाता है। लेकिन इस व्यक्ति में कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिलता है। यह व्यक्ति विद्वान था लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि क्रूरता से भरा हुआ व्यक्ति था। क्रूरता से इस प्रकार आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि इसके खुद के भतीजे ने जब 1338 में मालवा में विद्रोह किया तो इसने जिंदा कटवा दिया था उसको। तो इसकी क्रूरता का कोई अंत ही नहीं था। तो इस प्रकार से भी कहा जाता है कि रक्त पिपासु था। यहाँ तक कि इसके जो कोर्ट के इतिहासकार थे वो यहाँ तक कह देते हैं कि इसके जो दरबार था उसमें एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब इसने किसी मुस्लिम की हत्या या किसी मुस्लिम का खून ना बहाया हो। तो इस प्रकार की आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो एक कॉन्ट्राडिक्शन इसके व्यक्तित्व में आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक, नाम इसका जौना खान था पहले का नाम, लेकिन शासक बनने के बाद इसने मोहम्मद बिन तुगलक की उपाधि ली थी। तुगलक का सबसे ज्ञानी लेकिन विवादास्पद शासक है। तो क्यों है और किस प्रकार से इस शब्द को यहाँ पे यूज किया है वो मैं आपके साथ बता चुका हूँ कि कॉन्ट्राडिक्शन किस प्रकार से है। फिर आता है अरबी, फारसी, संस्कृत, यूनानी भाषाओं का ज्ञाता है। इसे कुरान, हदीस और अन्य जितनी भी चीज़ें मुस्लिम धर्म से संबंधित या तत्कालीन धार्मिक ग्रंथ, लॉ ग्रंथ जो भी थे उन सब का इसके भली भांति इसको ज्ञान था। लेकिन फिर भी आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ये व्यक्ति ऐसा था कि अपनी किसी विद्वान की नहीं सुनेगा। अपने पास इसने किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं रखा कि जो इसे अच्छी सलाह दे, या कोई इसे अच्छी सलाह दे रहा है वो सीधा जेल चला जाएगा। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ये व्यक्ति किसी दूसरे की सुनना ही नहीं चाहता था। तो इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलती है इसके बारे में। वैज्ञानिक सोच वाला लेकिन अपनी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं कर पाया। खैर देखते हैं इसकी क्या योजनाएं रही। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके शासनकाल की मुख्य नीतियाँ। लेकिन मुख्य नीतियों को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है देखेंगे इसके साम्राज्य विस्तार के बारे में। तो साम्राज्य विस्तार में अगर बात की जाए तो आपको देखने को मिलेगा कि इसने जो है साम्राज्य विस्तार किया था। और कहाँ कहाँ साम्राज्य विस्तार हुआ था? तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा 1327 में मदुरई में। दक्षिण भारत के जो अंतिम बिंदु आप मान सकते हैं, अंतिम तत्कालीन रियासत, जागीर या राज्य जो भी आप मानना चाहें, वो आपको देखने को मिलेगा मदुरई था और वहाँ तक इसकी पहुँच हो चुकी थी। तो मदुरई में 1327 में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसने कुछ और क्षेत्र जीते थे जैसे द्वारसमद, कर्नाटक वाला इलाका जो था, इसके बाद मावर, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कालानौर या कालानूर या कालानौर। इसके बारे में जब अकबर के बारे में हम पढ़ेंगे तो ये वाला क्षेत्र आपको काफ़ी अच्छे से याद रहने वाला है। उसके अलावा अगर आप देखें तो इसने जीता था फरसूर, जो वर्तमान का पेशावर वाला क्षेत्र है पाकिस्तान में। तो ये कुछ इसके जो है मुख्य साम्राज्य विस्तार के एरियाज रहे थे। तो अब आप जो है समझ ही पा रहे होंगे कि किस प्रकार से हमने देखा।
तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि खिलजी के समय लगभग उत्तर भारत में तो पूरी तरह से कंट्रोल आ चुका था, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बंगाल, जाजनगर, वारंगल वाला क्षेत्र किसने, जौना खान और गयासुद्दीन तुगलक ने मिलकर जीता था। उसके बाद द्वार समद वाला इलाका और मदुरई वाला क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कि इसे जीतता कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक जीतता है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पेशावर वाला इलाका। तो मतलब भारतीय भूभाग जितना आप विस्तार कर सकते थे वो सारी चीज़ें इस व्यक्ति ने विस्तार कर लिया था पूरी प्रकार से, और इसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था विस्तार के लिए, तो ये हिंदू कुश पार करने की ट्राई करेगा। हिंदू कुश में आपको देखने को मिलेगा खुरासान का अभियान, और यहाँ तक इतिहासकार कहते हैं कि ये चीन को जीतने की कोशिश कर रहा था। उसके पीछे दो कारण थे, महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी थी इसकी, चीन को जीतने तक के सपने देख रहा था। दो कारण थे, एक तो सुन्नी धर्म का, क्योंकि सुन्नी धर्म को मानता था तो उसका प्रसार जो है पूरे विश्व में करना चाहता था, और दूसरा जैसा कि मैंने कहा विश्व विजय, विश्व विजय का सपना और इतिहास में अमर होने की चाह। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा कि ये कारण रहे। तो यहाँ से ये आपको बाहर बढ़ता हुआ दिखाई देगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि सल्तनत का जो सल्तनत का विस्तार चरम पर पहुंचा वो भी इसी के समय में, और विघटन होना शुरू हुआ वो भी इसी के समय में, क्योंकि इस व्यक्ति ने इतना खाना एक बार में खा लिया कि फिर उसके बाद जो है वो इसे डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया। खिलजी ने ये चीज़ बिल्कुल भी ऐड नहीं की थी, दक्षिण वाला इलाका बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं लाया था प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन ये व्यक्ति क्या करता है, पूरी तरह उसे अपने प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेता है। इस वाले इलाके को प्रत्यक्ष नियंत्रण में ले लेगा। तो अब जो है इसने इतना खाना खा लिया कि खुद से ही कंट्रोल नहीं हुआ पूरा रियासत, और डाइजेस्ट ही नहीं कर पाया उस चीज़ों को। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मदुरई टूटना स्टार्ट होगा, 1335 में मदुरई टूटेगा। फिर विजयनगर अलग होगा 1336 में, फिर बहमनी अलग होगा 1347 में, और इसी प्रकार जो है विद्रोह होना शुरू हो जाते हैं। फिर आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक के समय में आप देखोगे कि जौनपुर, या फिरोज शाह तुगलक के बाद आपको जौनपुर दिखाई देगा। तो मतलब जो अलाउद्दीन की बाउंड्री थी वही आगे चलकर एफएसटी को मिलेगी। तो ये कुछ जो है आपको देखने को मिलेगा इसके साम्राज्य विस्तार से संबंधित चीज़ें, और किस प्रकार से विघटन होना शुरू हुआ। एक और चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, थोड़ा सा ग्राफ के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सल्तनत का जो साम्राज्य विस्तार है वो आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से, कि सबसे पहले यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश के समय में यहाँ तक ग्राफ पहुँचा। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ पे, गयासुद्दीन तुगलक के समय यहाँ पे, और मोहम्मद बिन तुगलक के समय में साम्राज्य विस्तार है यहाँ पे अपेक्स पे आपको देखने को मिलेगा। तो चरमोत्कर्ष की स्थिति जो पहुँचती है वो किसके समय में पहुँची, तो ध्यान रखिएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है साम्राज्य विस्तार के शिखर पर बैठा हुआ है इस समय भारत के। लेकिन इसी के बाद या इसी के समय आपको देखने को मिलेगा डिक्लाइन भी। फिरोज शाह तुगलक के समय में साम्राज्य धीरे धीरे गिरता हुआ दिखाई देगा, या धीरे धीरे विद्रोह बढ़ते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा सैयद वंश, और सैयद वंश के बाद लोधी वंश देखने को मिलेगा। और फिर लोधी वंश के पास इतना, मतलब भारत का लगभग 20% लोधी वंश के पास माना जाता है, इतना क्षेत्र जो है लोधी वंश शासन करता है, क्योंकि दिल्ली में शासन करता है, इस कारण जो है हमें पढ़ना आवश्यक हो जाता है वो। लेकिन इतना कुछ उसके पास जो है साम्राज्य नहीं था कि किसी प्रकार से वो भारतीय इतिहास को प्रभावित कर सकता है। खैर बाबर के साथ क्योंकि बड़ी घटना में शामिल था, उस कारण जो है लोधी वंश को हम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से साम्राज्य विस्तार का विघटन आपको देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत के दौरान। तो चलिए आगे देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की किस प्रकार की नीतियाँ रही। तो उसके शासनकाल की प्रमुख नीतियाँ, दोआब क्षेत्र में भूमि कर वृद्धि। दोआब क्षेत्र में इसने क्या किया, तो भूमि कर में वृद्धि की। दोआब की बात की जाए तो दोआब की अगर बात की जाए तो यहाँ पे ये भारत, यहाँ से आपको उत्तराखंड वाले इलाके से गंगा दिखाई देगी उद्गमित होती हुई, और ये वाली नदी जो है यमुना, और इस दोनों नदियों के बीच के जो क्षेत्र है उसे कहा जाता है दोआब की भूमि। दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। तो दोआब काफ़ी उपजाऊ भूमि था, और दोआब में क्या किया इस व्यक्ति ने, तो वहाँ पे कर लगा दिया, कर लगाया, जिससे क्या हुआ, किसानों से ज़्यादा कर वसूला गया, उनकी आय क्या हुई, कम हुई, आय कम हुई। उनके पास माना जाता है कि उसी दौरान यहाँ पे अकाल पड़ा, अकाल पड़ा। लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो अकाल से बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसे अकाल के बारे में कुछ भी ऐसा पता नहीं था कि इस प्रकार की परिस्थिति जो है दोआब क्षेत्र में उत्पन्न हो चुकी है। तो क्योंकि वो परिस्थिति से अनभिज्ञ था और उसके प्रशासकों ने बेहतरीन ढंग से एग्जीक्यूट नहीं किया उसकी नीतियों को, तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये नीति उसकी असफल रह जाती है।
और दोआब की जहाँ वो कर वृद्धि करके है, ऐसा नहीं है कि दोआब में सिर्फ कर वृद्धि की थी इसने, अमीर कोही नामक एक डिपार्टमेंट भी बनाया था, जहाँ पे माना जाता है कि किसानों को ये क्या करता था, डायरेक्ट सहायता देता था। यानी कि दोआब के क्षेत्र के किसानों को भी इसने डायरेक्ट सहायता दी थी। और 2 वर्षों के भीतर आपको देखने को मिलेगा कि 70 लाख रुपए ये खर्च भी कर चुका था। लेकिन कारण क्या रहता है कि अनभिज्ञ था ये किससे, जो अकाल पड़ा वहाँ के किसानों से और प्रशासकों के द्वारा, जहाँ पे जो डीएम सीएम वहाँ के लोग थे, गवर्नर जो थे, वो वहाँ पे प्रशासन कर रहे थे। लेकिन उन्होंने जो है ना राजा को बताया, और जो सेंटर से उन्हें एड मिल रहा था, यानी कि जो भी कुछ सहायता उन किसानों के लिए सेंटर से आ रही थी, वो भी अमीरों ने या जो गवर्नर थे उन्होंने अपने पास रखना शुरू की। भ्रष्टाचार के कारण जो है ये नीति आपको दिखाई देगी कि असफल हो गई। तो दोआब में बिल्कुल जो है असफल नीति आपको दिखाई देगी, और अकाल पड़ा जिसके कारण किसान परेशान हुए, विद्रोह और असंतोष फैल गया। तो अब साम्राज्य धीरे धीरे टूटना शुरू हो जाएगा। इसकी महत्वाकांक्षा ही साम्राज्य को तोड़ने का एक बड़ा कारण बनेगी। फिर आता है दूसरा, राजधानी परिवर्तन नीति। राजधानी परिवर्तन नीति में आप देखोगे कि 1327 में ये नीति लाई गई थी। दिल्ली से दौलताबाद या देवगिरी, जो खिलजी के समय में हमने रामचंद्र के परिप्रेक्ष्य में चीज़ें देखी थी, वही वाला दौलताबाद या देवगिरी था, जहाँ पे ये राजधानी स्थानांतरित करता है। उद्देश्य क्या था, तो साम्राज्य के दक्षिण भागों पर बेहतर नियंत्रण करना। परिणाम क्या रहा, तो लोगों को जबरन स्थानांतरित किया, हजारों की मृत्यु हुई, बाद में राजधानी फिर से दिल्ली लौटाई गई। खैर कुछ जो है कारण और देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो था, ये आपको देखने को मिलेगा कि भारत है, और भारत में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें, पहला तो नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंट था, यहाँ पे मंगोल आक्रमण का खतरा था। और दिल्ली यहाँ जैसे है, तो क्योंकि नज़दीक थी, तो कभी अगर मंगोलों ने दिल्ली को हासिल कर लिया तो राजा सुरक्षित रहे, उसके लिए इसने यहाँ देवगिरी में आपको देखने को मिलेगा कि राजधानी का स्थानांतरित किया, तो मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए। दूसरा, इसने जो दक्षिण भारत के साम्राज्य जीते थे, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा दक्षिण भारत के साम्राज्यों पर बेहतर नियंत्रण स्थापित करने के लिए भी इसने जीता, क्योंकि दक्षिण भारत के साम्राज्य नए नए इसके कंट्रोल में आए थे, और ये जो है निरंतर दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो विद्रोह कर रहे थे। इसके कारण जो है मोहम्मद बिन तुगलक खुद ऐसी जगह चाहता था, ऐसा स्थान चाहता था, जहाँ से दक्षिण की रियासतों को एज वेल एज उत्तर की रियासतों को भी कंट्रोल किया जा सके। तो आपको देखने को मिलेगा कि दक्षिण भारत में देवगिरी ऐसा स्थान था जहाँ से दक्षिण भारत की रियासतों को कंट्रोल किया जा सकता था। तीसरा, देवगिरी माना जाता है कि उस समय, या जो भारत था उस समय का, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि बिल्कुल सेंटर में है। यहाँ पे पेशावर वाला इलाका हो गया, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कश्मीर वाला इलाका, इसी और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, खैर कश्मीर तो उस समय इनके अंडर में नहीं था, लेकिन जितना भी अगर पहाड़ी रियासतें देखी जाए, वो वाला बंगाल वाला इलाका हो गया, गुजरात वाला हिस्सा हो गया, तो ये सारे आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पे देवगिरी से पूरा कंट्रोल किया जा सकता था बराबर। तो केंद्र में था देवगिरी। तीसरा जो कारण रहा, केंद्र में होना इसका कारण रहा। चौथा, यहाँ पे जो है सांस्कृतिकरण करना चाहता था, सांस्कृतिकरण करना चाहता था, क्योंकि अभी तक जो है मुस्लिम धर्म आपको दिखाई देगा कि दक्षिण भारत में नहीं पहुंचा, और जब तक दो संस्कृतियां मिश्रित नहीं हो जाएंगी, तब तक जब तक मुस्लिम धर्म जो है साउथ में नहीं आ जाता, तो वहाँ के लोग जो हिंदू मेजॉरिटी पीपल थे, वो कहीं से कहाँ तक जो है मुस्लिम सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो इसने जो है काफ़ी अच्छी और एक कहे काफ़ी बेहतरीन सोच थी इसकी, और काफ़ी इसके भविष्य में बेहतर परिणाम भी हो सकते थे। लेकिन आपको देखने को मिलेगा कि इसके कारण जो है ये नीति असफल रहती है, और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था, इसकी अधीरता थी। पहले तो इसके अंदर सब्र नाम की कोई चीज़ नहीं थी। दूसरा, मंगोल के आक्रमण से तो इसने सुरक्षित रख लिया, लेकिन निरंतर जो यहाँ पे वो आक्रमण कर रहे थे, वो तो कंट्रोल दिल्ली से ही किए जा सकते थे। अब राजा जो है, जिसने आक्रमण को कंट्रोल करना था, वो खुद जो है छुप के कहाँ बैठा है, देवगिरी में बैठा है। तो पहला कारण तो ये है कि मंगोलों के आक्रमण को कोई स्थायी समाधान नहीं कर पाया वो उसका, तो इसके कारण फिर उसे दिल्ली जाना पड़ेगा। फिर दूसरा देखा जाए तो दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत तक तो जो है उसकी पहुंच हो चुकी थी, लेकिन बंगाल का क्या, बंगाल का क्या, पेशावर का क्या, जो उत्तर भारत के महत्वपूर्ण इलाके थे, वो इसके हाथ से छूटते जा रहे थे। जो खिलजी या गुलाम वंश के आपको देखने को मिलेंगे कि आधार थे वो उनकी सल्तनत के, वो इसके हाथ से छूटते जा रहे थे। काफ़ी उपजाऊ इलाका गंगा घाटी का, वहाँ पे विद्रोह होना शुरू हो चुके थे। तो इसे जो है अब महसूस होना शुरू होता है कि वो केंद्र में कहीं से कहाँ तक नहीं है, बल्कि उत्तर भारत को वो कहीं ना कहीं खो देगा अगर इसी प्रकार से वो देवगिरी में बैठा रहा। तीसरा, सांस्कृतिकरण, ये वाला एक पॉजिटिव इसके हाथ आया था, पॉजिटिव
2019 में किस प्रकार से, तो आपको देखने को मिलेगा कि सांस्कृतिकरण जो मुस्लिम धर्म का प्रसार ये इस दौरान करेगा। तो इसी का परिणाम जो होगा वो आपको देखने को मिलेगा बहमनी राज्य के रूप में। कहा जाता है कि बहमनी राज्य कभी बनता ही नहीं अगर इसकी राजधानी देवगिरी ना आई होती, क्योंकि बहमनी राज्य आपको देखने को मिलेगा एक मुस्लिम राज्य था। तो मुस्लिम कब आए, जब इसने राजधानी देवगिरी स्थापित की थी। तो इस दौरान आपको 1327 में ये राजधानी स्थानांतरित कर रहा है और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 1347 के आसपास या 48 के आसपास आपको बहमनी अलग होता हुआ दिखाई देगा। तो ये कुछ चीज़ें आपको इसके समय होती हुई दिखाई देगी। फिर बाद में जो है, क्योंकि ये योजना भी असफल रहती है तो इसे दिल्ली लौटना पड़ता है। फिर अगला आता है टोकन मुद्रा योजना। 1329 से लेकर 1329 में ये योजना इसने शुरू की थी। तांबे और पीतल के सिक्कों को सोने चांदी के मूल्य के बराबर मूल्य देकर इसने चलवाया था। तो हुआ क्या, थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। बाकी तो फैक्चुअल चीज़ें हैं, अगर आप याद करना चाहें तो इस प्रकार से भी हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा जो है कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो देखिए हुआ क्या था, मान के चलिए कुछ अजम्पशंस करते हैं। जैसे अगर मान के चलिए 1 ग्राम जो है गोल्ड आपको 10 ग्राम गोल्ड आपको देखने को मिलेगा कि मान के चलिए 50,000 का है। 10 ग्राम गोल्ड जो है उसकी कीमत कितनी है, 50,000 की है। 50,000 की कीमत है और उसका मान के चलिए कि इतनी आपको कागज़ की एक गड्डी आपको जो आरबीआई के नोट है उनकी देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर उसी प्रकार के कागज़ों का ढेर लगा दिया जाए जितना 50,000 के नोटों का ढेर है, तो क्या उनकी वैल्यू होगी। तो उसी प्रकार की कुछ चीज़ थी। इसने क्या किया कि यहाँ पे क्या किया इसने, जो सोने के सिक्के थे, सोने और चांदी के जो सिक्के थे उनको बराबर कर दिया पीतल और तांबे के। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। वर्तमान में भी 10 ग्राम गोल्ड आपको मिल जाएगा 50,000 रुपये में। लेकिन क्या होगा, उसमें आरबीआई के नोट मिलेंगे। लेकिन इसने जो नोट या पीतल या तांबे के जो सिक्के चलाए थे उनकी जो मोहरें थी या जो आपको चिन्ह दिखाई देंगे उसके, जो कुछ राज्य के संरक्षित क्षेत्र में होते हैं कि राज्य की मोहर होती है जो सिक्कों के ऊपर होगी तभी वो वैलिड होंगे सल्तनत में। तो मोहर जो है इतनी आसान थी कि वो घर घर में कॉपी होना शुरू हो गई। मतलब इस प्रकार की चीज़ कि कोई भी सिंपल सा कागज़ आज के समय में आरबीआई की मोहर लगाकर जो है कोई बाजार में उतारते तो वो नकली नोट आसानी से जारी हो सकते थे। उसी प्रकार से पीतल और तांबे के नकली नोट या नकली सिक्के जो है बनाए जाने लगे और उसकी कीमत क्या होगी, सोने चांदी के बराबर हो गई। तो अब क्या हुआ कि इसको मान के चलिए 10 ग्राम गोल्ड जो हमने लिया था उसको 50,000 की जगह कोई कागज़ के नोट है, कागज़ या रद्दी जो पड़ी है वो 10 ग्राम गोल्ड इसने पहले दे दिया और कागज़ के नोट जारी कर लिए। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन कागज़ के नोट भी इसको खरीदने पड़े और दूसरे जो राज्य ने जारी किए थे वो वाले भी। तो रद्दी और दोनों, मतलब नकली और असली दोनों इसको खरीदने पड़े। लेकिन देने क्या पड़ा बदले में, तो इसको देना पड़ा चांदी। चांदी के भंडार खत्म होना शुरू हो गए। एक तो पहले ही किल्लत चल रही थी चांदी की और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि इसके समय में चांदी और ज़्यादा कम होना शुरू हो गई। राज्य के जो राजकोष था उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और इस प्रकार से इसकी जो टोकन करेंसी की काफ़ी कह सकते हैं कि भविष्य की या काफ़ी लंबी सोच थी, क्योंकि उस समय में कहें तो सल्तनत काल में आज से 700 साल पहले इस प्रकार की कल्पना करना जिस प्रकार की वर्तमान में आरबीआई जैसे गवर्नमेंट भारत सरकार द्वारा जो है आरबीआई नामक संस्था के माध्यम से नोट जारी किए जाते हैं, तो उस प्रकार से ही ये नोट जारी जो है पीतल और तांबे के रूप में कर रहा था। तो इस प्रकार की कल्पना करना जो वर्तमान में प्रचलित है वो 700 साल पहले तो एक विस्मरणीय और कह सकते हैं कि एक प्रशंसा के काबिल कदम है, लेकिन उसे एग्जीक्यूट ये बिल्कुल भी नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, तो अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। चौथा जो स्टेप रहेगा इसका खुरासान अभियान रहेगा। खुरासान अभियान कब किया, तो 1329 में किया, लेकिन ये भी पूरी तरह से विफल हुआ। इसके लिए क्या किया था इसने, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये विश्व विजय के सपने देखना शुरू कर चुका था। इसका क्या सपना था भाई साहब, तो इसका सपना था एक खुरासान को जीतना, ईरान वाला क्षेत्र, और दूसरा कराची को जीतना, और तीसरा विश्व विजय के रूप में ही ये चीन पर विजय करना चाहता था। तो ये इसकी कुछ महत्वाकांक्षा थी। तो इसने क्या किया, घुड़सवार भर्ती किए, एक 2 लाख की सेना भर्ती कर दी, उनको 2 साल की पगार पहले ही दे दी, मतलब 2 साल का वेतन जो है एडवांस में दे दिया। अब क्या हुआ, साम्राज्य में जो है धीरे धीरे राजकोष पर काफ़ी ज़्यादा भार पड़ना शुरू हो चुका था। तो 2 साल की सैलरी ये दे चुका था, लेकिन अभियान 2 साल तक हुआ ही नहीं। और जब 2 साल तक अभियान नहीं हुआ
तो जो भारतीय राज्य थे वो इतने गरीब थे कि 2 लाख की सेना जो इसने अलग से केवल अभियान के लिए बना रखी थी, वो भारतीय जो राज्य थे गरीब थे और वो जो है इस खर्चे को नहीं उठा सकते थे। उस कारण इसको क्या करना पड़ता है कि सेना को धीरे धीरे, जो लोग थे बिना तनख्वाह के, वो शासक के अंतर्गत कार्य नहीं करना चाहते थे और वो धीरे धीरे सेना छोड़ देते हैं। तो इसके कारण देखने को मिलेगा कि जो इसने बड़ी सेना का एक परियोजना बना रखी थी कि बड़ी सेना बनाकर ये खुरासान, कराची और चीन वाले इलाके को जीत लेगा, वो पूरी तरह से असफल रहती है इसकी। तो ये कुछ कारण थे इसके, जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि काम तो ये कुछ बेहतर कर रहा है लेकिन इसमें अधीरता दिखाई देती है। दूसरा, ये किसी की सुनता नहीं है, क्रूरता आपको दिखाई देगी। हाँ, धार्मिक रूप से ये गियासुद्दीन तुगलक की तरह नहीं है, थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि सहिष्णु शासक है। माना जाता है यदि इसने हिंदुओं की हत्या करवाई तो उतना ही खून इसने मुसलमानों का भी बेमतलब बहाया हुआ है। तो इस प्रकार से सहिष्णु, या मतलब कहे कि किसी प्रकार से धार्मिक रूप से इसका कोई ज़्यादा प्रभाव आपको नहीं देखने को मिलेगा कि हाँ, किसी व्यक्ति से धार्मिक भेदभाव कर रहा हो। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे इसके बारे में देखने को मिलेगी। उसकी नीतियाँ असफल रही और राज्य में अराजकता फैली। इसने बनवाया था जहाँपनाह फोर्ट और आदिलाबाद फोर्ट, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर डिस्कस किया जाए तो इतिहासकार बर्नी और इब्न बतूता ने उसके शासनकाल का वर्णन किया है। इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा उसी के शासनकाल में की। उसे दुर्भाग्यशाली प्रतिभाशाली शासक कहा जाता है, अ मिक्सचर ऑफ अपोजिट्स। तो ये चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ड्यूरिंग हिज रेन विजयनगर एम्पायर बहमनी किंगडम इस्टेब्लिश। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपके साथ मेंशन की थी ये चीज़ कि विजयनगर कब होगा, 1336 में, और बहमनी 1347 में अलग होता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। फिर 1351 में क्या होता है कि सिंध क्षेत्र में एक विद्रोह को दबाते समय उसकी मृत्यु हो जाती है। थट्टा वाले स्थान के आसपास जो है, जो सिंध क्षेत्र में थट्टा नामक स्थान था, वहाँ पे इसकी 1351 में मृत्यु हो जाती है। और इतिहासकार जो है इस प्रकार से लिखते हैं कि शासक को जनता से और जनता को शासक से जो है मुक्ति मिली, क्योंकि ये इतना अलोकप्रिय हो चुका था जनता में और जनता भी इसे नापसंद करती थी। तो इस प्रकार से दोनों को ही एक दूसरे से मुक्ति मिल चुकी थी। तो खैर, ये जो था इतिहास था किसका, एक ऐसे शासक का जो कॉम्बिनेशन था या मिक्सचर था अपोजिट्स का, यानी कि कॉन्ट्राडिक्टरी शासक था। और इतिहास शायद इसके साथ जस्टिस कर पाया नहीं कर पाया, या ये अपनी अधीरता के कारण अपने व्यक्तित्व के साथ जस्टिस कर पाया या नहीं कर पाया, ये एक विवाद का मुद्दा है, इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो थे मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित थे, जो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। आगे देखते हैं फिरोज शाह तुगलक के बारे में। तो फिरोज शाह तुगलक, सबसे पहले याद रखिएगा कि इसे जो है पूर्ववर्ती अकबर भी कहा जाता है। पूर्ववर्ती अकबर यानी कि अकबर से पहले अकबर, तो इसे पूर्ववर्ती अकबर कहा जाता है। दूसरा, इसे जो है मोस्ट करप्टेड, मोस्ट भ्रष्टाचारी सुल्तान यही था। सर्वाधिक भ्रष्टाचार जिस सुल्तान ने किया था, तो किस प्रकार से किया था, माना जाता था कि ये जो है भ्रष्टाचार को इस प्रकार से बढ़ावा दिया करता था कि अगर किसी घुड़सवार ने किसी प्रकार की घोड़ों की अदला बदली में कोई सजा प्राप्त सैनिक है तो उसे भी ये कुछ कमीशन लेकर छोड़ दिया करता था। तो जहाँ का सुल्तान इस प्रकार का हो तो उसकी चीज़ें किस प्रकार से रही होगी वो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसे जो है इतिहास याद रखता है इसके कल्याणकारी कार्यों के लिए। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में एक एक कर चीज़ें। तुगलक वंश का तीसरा प्रमुख शासक था। उत्तराधिकार, उसने राजगद्दी को वंशानुगत बनाने की परंपरा मजबूत की। सबसे पहले बात करते हैं उसी प्रकार से जैसे हमने मोहम्मद बिन तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक को पढ़ा था। तो अगर सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की बात की जाए तो जाजनगर जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में क्या हो गया था, तो आज़ाद हो गया था, उसको अधीनता स्वीकार करवाई थी किसने, फिरोज शाह तुगलक के समय में। और दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि प्रशासन, प्रशासन में क्या हुआ, तो इसके जितने भी जो उलेमा थे, उमरा थे, क्योंकि इसका क्या था कि इसकी मदर जो थी हिंदू थी और इसके पिता जो थे मुस्लिम थे। तो पूरी तरह से क्योंकि ये मुस्लिम माता पिता का पुत्र नहीं था, इसलिए उमरा और उलेमा लोगों का समर्थन प्राप्त करने के लिए इसने जो है पूरी तरह से अपनी नीतियों को धार्मिक यानी कि इस्लाम धर्म के अनुसार रखने का प्रयास किया था। तो इसी दौरान इसने क्या किया, उमराओं को प्रशासन में
प्रशासन में उमराव को क्या कर दिया, वंशानुगत कर दिया। अर्थात किसी भी इक्ता पे, जो इक्ता वाला क्षेत्र है, जैसे ये राज्य हो गया, इसके अंतर्गत कुछ क्षेत्र थे जो इक्ताओं के लिए बांटे गए थे प्रशासकों को। तो इस इक्ता पे अगर ए नामक कोई व्यक्ति शासन कर रहा है तो उसका पुत्र जो बी होगा उसे क्या मिलेगा, किसी प्रकार से उसे योग्यता का कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, बल्कि उसे डायरेक्ट आपको देखने को मिलेगा कि उसकी नियुक्ति ए की मृत्यु के बाद बी को यहाँ पे नियुक्त होगा, बी को डायरेक्टली नियुक्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इसके दौरान। तो प्रशासन में इसने क्या किया था, वंशवाद लाया था। खुद राजगद्दी को भी इसने वंशानुगत करने की परंपरा की थी। आगे आपको देखने को मिलेगा एक शांतिप्रिय, प्रशासकीय सुधारक और धार्मिक रूप से कट्टर सुन्नी मुसलमान था। सुन्नी मुसलमान, एमबीटी भी सुन्नी मुसलमान था, ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, और ये भी आपको सुन्नी मुसलमान दिखाई देगा। फिर आता है जजिया करों को ब्राह्मणों पर लगाया था। तो जैसा कि मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि ये क्या था, सबसे पहले थोड़ा सा इसके आर्थिक नीतियों को देखते हैं, फिर जजिया कर पे आएंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि इसने आर्थिक सुधार करवाए, क्योंकि ये क्या कर रहा था, इस्लाम के मॉडल पर जो है शासन कर रहा था। तो क्योंकि इस्लाम के मॉडल पर शासन कर रहा था, तो इस्लाम कहता है कि शासन कैसा होना चाहिए, कल्याणकारी होना चाहिए। करों का बोझ जो है जनता पर अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जनता से कर ही नहीं वसूला जाएगा तो राज्य मजबूत कैसे रहेगा। राज्य मजबूत नहीं रहेगा तो आपको दिखाई देने लगेगा उसका पतन होता हुआ। क्योंकि कहीं ना कहीं राजतंत्र में राज्य को आवश्यकता होती है सेना की, और जब आपको जनता से कर ही प्राप्त नहीं होगा, या आप इतने उदार हो जाओगे कि जनता से कर ही वसूल नहीं करोगे, तो सेना कहाँ से रखोगे, और सेना नहीं होगी तो राजतंत्र में जैसे ही आप कमज़ोर हुए तो कोई दूसरा शासक इस कमजोरी का फ़ायदा उठाकर आपको बर्खास्त करने की कोशिश करेगा। और ऐसा ही इसके दौरान भी होता है, कल्याणकारी कार्य होते हुए दिखाई देंगे, लेकिन साम्राज्य का जो पतन है वो भी इसके दौरान ही होने लगता है। तो यहाँ पे आर्थिक सुधारों में अगर बात की जाए तो यहाँ पे 24 कर थे इससे पहले, लेकिन इसने इनको समाप्त कर जो है लगभग 4 कर रखे। 4 करों में जक़ात, उसके बाद आपको देखने को मिलेगा जजिया, उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे खराज, और लास्ट में देखने को मिलेगा खम्स। तो ये क्या था, तो खराज जो है आपको देखने को मिलेगा कि जो मुस्लिमों का भू राजस्व कर जो होता था वो मुस्लिमों से वसूल किया जाने वाला भूमि कर था। जक़ात की बात करें तो हिंदुओं से वसूल किया जाने वाला जो भूमि कर था वो जक़ात रहता है। जजिया हिंदुओं से वसूल होने वाला धार्मिक कर था, और खम्स युद्ध के दौरान जो है जो लूट होती थी युद्ध के दौरान, वो उसे खम्स कहा जाता था। तो खम्स में क्या किया गया था, 1/5 जो है खिलजी के समय में, अलाउद्दीन खिलजी के समय में क्या हुआ था, तो 1/5 अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि सेना को दिया जाएगा जो अभियान में साथ गई थी, बल्कि उसके अलावा 4/5 जो हिस्सा होगा वो कौन रखेगा, सुल्तान रखेगा। लेकिन क्योंकि भाई जो है किसके अकॉर्डिंग, इस्लाम के अकॉर्डिंग शासन कर रहे थे, तो इसने इस नियम को पलट दिया और कहा कि 4/5 जो है सेना रखेगी और 1/5 जो है कौन रखेगा, तो राजा रखेगा। तो अब पैसा जो है पूरी तरह से डिफरेंट हो चुका है। तो जब इतने पैसे का, यानी कि लगभग 75% का ही नुकसान इसको हो रहा है, तो जब इतना पैसा कम हो जाएगा तो किस प्रकार से राज्य अपने अस्तित्व को बचाकर रख सकता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी कि बिल्कुल कमज़ोर इसके समय में राज्य होता हुआ दिखाई देगा। तो आर्थिक सुधारों में इस प्रकार की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी कि 24 सुधार किस प्रकार से, तो जनता के लिए सुधार थे, बल्कि बाकी राज्य के लिए तो घाटा ही घाटा था। तो आर्थिक सुधार जनता के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। आगे चलते हैं, सामाजिक कार्य इसके देखते हैं। सामाजिक कार्य देखते हैं तो सामाजिक कार्य में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पीडीएफ को, जजिया कर जो है ब्राह्मणों पर लगाया गया था जो पहले मुक्त थे। जजिया कर ब्राह्मणों पर लगाने वाला ये पहला शासक था। राजस्व वसूली को व्यवस्थित किया, किसान हित में ऋण माफी योजनाएं लागू की, उलेमाओं को इसने विशेष दर्जा दिया क्योंकि इस्लाम का शासन था। फिर देखा जाए तो सिंचाई सुधार किए, 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया जिनसे कृषि को बढ़ावा मिला। और वो 5 नहरें कौन थी, तो सबसे पहले यमुना से हिसार की बात की जाए तो इसका नाम था अलुग खनी नहर, अलुग खनी नहर था। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण जो नहर आपको देखने को मिलेगी वो थी राजवा नहर।
इसके अलावा भी कुछ नहरें थी, जैसे सिरमौर से हांसी तक हो गई, घग्गर से फिरोजाबाद और यमुना से फिरोजाबाद। तो ये 5 नहरें थी, लेकिन 2 इम्पॉर्टेंट जो थी वो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि अलुग खनी और जो राजवा नहर थी, वो महत्वपूर्ण 2 नहरें इसके समय में आपको देखने को मिली। फिर इसके अलावा सामाजिक कार्यों में देखते हैं, तो सामाजिक कार्यों में इसने क्या किया, 300 से ज़्यादा अधिक नगरों का निर्माण किया। प्रमुख नगर थे फिरोजाबाद, जौनपुर, हिसार, फिरोजपुर। और याद रखिएगा कि जो फिरोजपुर था, फिरोजपुर इसके द्वारा निर्मित, मतलब 300वां या जितने भी उसके, तो अंतिम नगर था इसके द्वारा निर्मित, जो अंतिम नगर था वो यही नगर था। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए इसके इसके कार्यों के बारे में, तो 30 से अधिक किसने मस्जिदें बनवाई, 40 से अधिक तालाब, 50 से अधिक बाग और 100 से अधिक सराएं बनवाई थी। कुतुब मीनार की जो चौथी मंजिल थी उसकी मरम्मत भी इसने करवाई थी। तो कुतुब मीनार की कहानी तो मैं आपके साथ पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि कुतुब मीनार की नींव कौन रखेगा, तो कुतुबुद्दीन ऐबक रखेगा। इल्तुतमिश के समय में आपको चीज़ें दिखाई देगी कि इल्तुतमिश इसको चौथी मंजिल तक पहुँचाता है, लेकिन फिर जो है बिजली गिरने के कारण देखने को मिलेगा कि ये पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाता है, और इसे रिपेयर करवाएगा कौन, फिरोज तुगलक। और एक अन्य जो स्टोरी, पांचवी जो मंजिल बनवाएगा, पांचवी मंजिल वो भी कौन बनवाएगा, तो वो भी फिरोज तुगलक ही बनवाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये कुतुब मीनार की इसने मरम्मत करवाई थी। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के बारे में देखा जाए तो दिल्ली के स्तंभ को मेरठ और टोपरा से मंगवाकर इसने, दिल्ली में अशोक के जो स्तंभ थे मेरठ और टोपरा से मंगवाकर इसने कहाँ स्थापित करवाए थे, दिल्ली में करवाए थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसने क्या किया था, तो वो चीज़ें आगे देख लेते हैं। सामाजिक कार्य, दास प्रथा को इसी व्यक्ति ने जो है प्रोत्साहन दिया था। माना जाता है कि लगभग 1,80,000 तक के दास इसके, 80 लाख तक, 1,80,000 तक दास जो है इसके अंतर्गत थे या इसके गुलाम थे, जिन्हें विभिन्न शाही कार्यों में लगाया जाता था। यहाँ चीज ध्यान रखिएगा कि दासों के लिए एक अलग विभाग था, दीवाने बंदगान नाम से। और यहाँ पे जो गोरी चमड़ी के थे, गोरी चमड़ी के जो दास थे, उनके लिए भी अलग से चौस गोरी, चौस गोरी नामक विभाग था। तो दीवाने बंदगान के अंतर्गत, अगर ये मंत्रालय था तो इसके अंतर्गत भी आपको विभाग देखने को मिलेगा चौस गोरी नामक। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ और विभाग इसने जो है निर्मित करवाए थे, जिसमें दीवाने खैरात आपको देखने को मिलेगा। इसका क्या था, आर्थिक सहायता देगा। आर्थिक सहायता किसे दी जाती थी दीवाने खैरात के अंतर्गत, तो महिलाओं को, बच्चों को या विधवाओं को, जो मतलब खुद अपने लिए किसी प्रकार से आर्थिक संसाधन नहीं जुटा सकती थी, उनके लिए दीवाने बंदगान मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और दीवाने कोई, तो यहाँ पे दीवाने कोई इस्टेब्लिश तो करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने, लेकिन इसने क्या किया, कृषि विभाग था जो किसानों को खेती के लिए तकावी ऋण प्रदान करता था और कृषि सुधारों पर ध्यान देता था। तो इसने जो है तकावी ऋण वगैरह शुरू करवाए थे यहाँ पे। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा दीवाने इतिस्खा, दीवाने इस्ताहक, दूसरा दीवाने इंशा। तो इसकी बात की जाए इत्साहक की, तो यहाँ पे ये पेंशन विभाग था। इसके अलावा इसने जो है दारुल शफा की स्थापना करवाई थी। तो ये क्या था, तो वो जो निर्धन लोग थे उनके लिए निशुल्क चिकित्सा हेतु खैराती अस्पताल था ये। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से इसके समय में चीज़ें आपको दिखाई देंगी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इसने मैरिज ब्यूरो खुलवाए थे और रोजगार स्कीम्स भी लाया था, रोजगार योजनाएं भी लाया था। तो किसी प्रकार से जो है लोगों की भलाई के लिए इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन राज्य पतन में भी कोई कसर इसने नहीं छोड़ी थी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी इसके समय में, इसकी धार्मिक नीति। धार्मिक नीति में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि ये हिंदू विरोधी नीति अपनाता है, उसी प्रकार की जैसी गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी। तो उसी प्रकार की हिंदू विरोधी नीति अपनाता है, क्योंकि हिंदू माता से उत्पन्न पुत्र था ये। तो इस कारण जो है इसे क्योंकि मुस्लिम सत्ता थी और मुस्लिम कानून उस समय लागू होते थे, तो आवश्यक था कि उनको अपने साथ रखा जाए। तो उमरा और उलेमा काफ़ी हद तक या अधिकतर जो थे वो मुस्लिम होते थे, तो इसलिए हिंदू विरोधी नीति अपनाना इसका एक महत्वपूर्ण कदम था, ताकि उमरा और उलेमा इसके विरुद्ध ना जाए। दूसरा इसने क्या किया था, हिंदू विरोध में ही आपको देखने को मिलेगा कि इसने जो पुरी का टेम्पल है, पुरी का टेम्पल या जगन्नाथ, जगन्नाथ जो टेम्पल है पुरी का,
वहाँ पे इसने क्या किया था, वहाँ पर आक्रमण किया, मूर्ति तोड़वाई और उसको समुद्र में फेंकवा दिया था। उसके बाद जो जाजनगर का शासक था उसने अधीनता स्वीकार की थी। तो इस प्रकार से चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ब्रजेश्वरी टेम्पल, ब्रजेश्वरी टेम्पल आपको कांगड़ा वाला, वो इसी ने जीता था। उसके अलावा अन्य बहुत सारे टेम्पल इसके समय में जो है इसने काफ़ी हद तक उन्हें लूटा और उनकी जो है मूर्तियों को खंडित किया, ताकि हिंदू विरोधी खुद को शो कर सके और दूसरा जो है इस्लाम का प्रचारक के रूप में खुद को स्थापित कर सके। तो ये चीज़ें कुछ इससे संबंधित थी, इसकी धार्मिक नीति से संबंधित। उसके बाद कला संस्कृति में अगर बात की जाए तो कला संस्कृति में सबसे बड़ी बात इसने क्या किया था, बरनी और शम्स-ए सिराज नामक इतिहासकारों को या विद्वानों को जो है साम्राज्य में संरक्षण दिया था। दूसरा, बरनी की कुछ किताबें आपको देखने को मिलेगी। बरनी की कौन कौन सी किताबें हैं, तो फतुहात फिरोज शाही, दूसरी फतवाए जहांगीरी। तो ये दो किताबें आपको देखने को मिलेगी बरनी की। इसके अलावा एक किताब इसकी स्वयं की है, फतुहात फिरोज शाही, या माफ़ कीजिएगा तारीख़ फिरोज शाही कीजिएगा इसे, तारीख़ फिरोज शाही। और फतुहात फिरोज शाही जो है इसकी आत्मकथा थी फिरोज तुगलक की। स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने ये किताब लिखी थी। तो याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत का ये एकमात्र सुल्तान था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी, पहला और अंतिम यही था। तो ये क्वेश्चन भी बन चुका है यूजीसी नेट में, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा कि इसने 1360 में नगरकोट पर आक्रमण किया था, जैसा कि मैंने ब्रिजेश्वरी टेम्पल के परिप्रेक्ष्य में आपको बताया। यहीं पे आपको दिखाई देगा कि दिल्ली की अधीनता जो है नगरकोट के राजा ने स्वीकार कर ली थी 1380 में। फिर आता है 1388 का दिन, जहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद जो है साम्राज्य जो थोड़ा बहुत इसने अपने अंतर्गत संभाल कर रखा था, वो धीरे धीरे अब टूटता हुआ दिखाई देगा। और धीरे धीरे टूटने के बाद जौनपुर सबसे पहले अलग होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बंगाल वाला इलाका और अन्य जितने भी क्षेत्र थे वो आपको अलग होते हुए इसी के दौरान दिखाई देंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि कौन सी चीज़ें पीडीएफ में शेष बचती है और फिर आगे के शासकों के बारे में जानते हैं। तो खराज भूमि कर था इस्लामी नियमों के अनुसार उत्पादन का 1/10 भाग। ज़कात के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है जजिया, गैर मुस्लिमों पर लगाया गया कर। खम्स के बारे में युद्ध में प्राप्त 1/5 भाग जो है राज्य के लिए लिया जाता था। फतुहात फिरोज शाही उसकी आत्मकथा थी, उसने संस्कृति पुस्तकों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। 1388 में मृत्यु के बाद तुगलक वंश कमजोर हो गया। तुगलक वंश के कमजोर होने के बाद अगला शासक जो आएगा वो होगा नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक, 1394 से लेकर 1413 तक। तुगलक वंश का अंतिम महत्वपूर्ण शासक था। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर हमला किया और भारी विनाश किया। इसके बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। और जैसा कि मैंने कहा 1414 ईस्वी में खिज्र खान ने तुगलक वंश को समाप्त कर सैयद वंश की स्थापना की। तो यहाँ पे जो है आपका तुगलक वंश पूरी तरह से समाप्त होता है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे या बन चुके हैं वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ तुगलक वंश से संबंधित डिस्कस कर चुका हूँ। आई होप आपको जो है सेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी चैनल को ना भूलें। Thank you so much for listening me. Bye bye.